क्लास 10th की फिजिक्स के अंदर जो सबसे टफ पार्ट है वो है न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल्स क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि बच्चे को कंसेप्ट भी समझ में आ रहे हैं और एक डर बैठा हुआ है। ठीक है, आज इस वीडियो के अंदर अपन ट्राई करते हैं कि आपको कहीं ना कहीं उन कंसेप्ट को भी टच कराएं, उन डेरिवेशंस को भी टच कराएं और थोड़ा बहुत पार्ट न्यूमेरिकल का भी देखें। और अगले जो अपकमिंग वीडियोस आने वाली है उनके अंदर अपन न्यूमेरिकल को ही डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमने पिछले वीडियो तक पढ़ा था कि ओम्स लॉ आखिर क्या है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ओम्स लॉ को अफेक्ट करते हैं, रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होता है, इन सारी चीजों को हम अभी तक की इस सीरीज में जान चुके हैं। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं इसी टॉपिक को और टॉपिक का नाम हो जाएगा हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। जब मैंने आपको रेजिस्टेंस पढ़ाया था तब आपको बताया था कि रेजिस्टेंस को कुछ ऐसे सिंबल से डिनोट किया जाता है और इसकी एसआई यूनिट है ओम, जिसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। ये बातें हमें क्लियर है। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आखिर होता क्या है? मान लो एक सर्किट है, मेरे पास बैटरी है 6 वॉट की, ओके, और मुझे इस बैटरी से करंट चाहिए 2 एम्पियर का। कितना करंट चाहिए? 2 एम्पियर का। ठीक है, तो मैं कितना रेजिस्टेंस लगाऊं? टोटल मेरा रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए 2 एम्पियर का करंट बनाने के लिए? तो आप ये बताएंगे कि 2 एम्पियर का करंट बनाने के लिए सर आप एक काम कीजिए कि V इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला लगा लीजिए, V की जगह 6 रख दीजिए, I की जगह 2 रख दीजिए, R की जगह R हो जाएगा, देन योर R विल बी 3 ओम। आपको 3 ओम का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। मगर मैं आपको ये बोल दूं कि मेरे पास तो 3 ओम का रजिस्टर है ही नहीं। अब क्या करें? मेरे पास तो 1 ओम का रजिस्टर है सिर्फ, तो अब मैं इसको 3 ओम कैसे बनाऊं? ठीक है, तो आपने बोला कि एक काम करो, 1-1 ओम के 3 रजिस्टर जोड़ दो। तो जब एक से ज्यादा रजिस्टर को जोड़ा जाता है उसे ही कहा जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब ये रजिस्टर जोड़े किस तरीके से जाते हैं? ये रजिस्टर इस तरीके से जोड़े जाते हैं कि हम इनको सीरीज में भी लगा सकते हैं, पैरेलल में भी लगा सकते हैं। इन चीजों को समझेंगे। उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल और लो। मान लीजिए हमें यहीं पर रेजिस्टेंस कितना चाहिए था? 3 ओम का, मगर मेरे पास 3 ओम का रजिस्टर नहीं है। पहले कंडीशन में तो मेरे पास 1 ओम का था, आपने कहा था सर और लगा लो, 3 बना लो, तो 3 ओम का रजिस्टर होगा। मैंने कहा चलो ठीक है। अब अगर मान लो मैंने देखने गया और मैंने ये देखा कि मेरे पास तो 1 ओम के रजिस्टर है ही नहीं, मेरे पास कितने हैं? मेरे पास तो 4 ओम का है, मेरे पास 6 ओम का है, मेरे पास 12 ओम का है। क्या अब उन रजिस्टर से मैं 3 ओम का रजिस्टर बना पाऊंगा? कोई बच्चा ऐसा भी सोच सकता है कि सर उसे तोड़ के आधा कर लो, 6 ओम वाले का 3 ओम हो जाएगा। तो इन्हीं चीजों पर हम डिस्कस करेंगे कि रजिस्टर्स को आपस में कंबाइन करके क्या उनकी वैल्यू को कम ज्यादा किया जा सकता है, और किया जा सकता है तो किस तरीके से वैल्यू को कम करें और किस तरीके से वैल्यू को ज्यादा करें। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं चीजों को जोड़ने का इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमारे पास 2 तरीके हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है। जैसे हम एमीटर को लगाते हैं सर्किट्स के अंदर सीरीज फॉर्म में, ठीक है, और वोल्टमीटर को लगाते हैं इन पैरेलल। ऐसे ही जब 2 रजिस्टर्स आपस में, समझे इस चीज को, एक रजिस्टर ये है और इसी के एंड पर एक रजिस्टर और लगा दिया मैंने। ठीक है, नाउ इट इज सीरीज। ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। ये रजिस्टर 1 है, कुछ भी इसका रेजिस्टेंस हो सकता है, 10 ओम, 20 ओम, 50 ओम, 100 ओम, 1000 ओम। ठीक है, एंड इट इज रजिस्टर 2, इसका भी कुछ भी हो सकता है, इसीलिए वेरिएबल्स ले रहे हैं हम। और यहां पर हमने कनेक्ट करी है बैटरी। क्लियर हो गई बात? और बैटरी का वोल्टेज है कुछ V और इसमें से करंट फ्लो होके जा रहा है I, एंड द रेजिस्टेंस इज R1 एंड R2। चीजें क्लियर होनी चाहिए। 2 है, 2 की जगह और ज्यादा भी हो सकते थे क्या सर? तो हाँ, आप 10 लगा सकते थे, 20 लगा सकते थे, कितने भी लगा सकते थे। ये मैं तीसरा लगा दिया हूं यहाँ पर R3। ठीक है, ऐसे कनेक्शन को जब मैं एक रजिस्टर के साइड में दूसरा रजिस्टर जोड़ रहा हूं, क्या कहेंगे भाई? सीरीज कनेक्शन कहेंगे। और पैरेलल कनेक्शन क्या हो जाएगा? तो पैरेलल कनेक्शन ऐसा हो जाएगा कि एक रेजिस्टेंस R1 मैंने यहां लगाया, दूसरा रजिस्टर R2 मैंने यहां लगाया, तीसरा रजिस्टर R3 मैंने यहां लगाया और इनको कुछ ऐसा जोड़ दिया। अब बच्चे के मन में डाउट आता है, सर अभी भी ये जुड़े हुए हैं, पहले भी ये जुड़े हुए थे, डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ऐसा है, जब ये सर्किट से जुड़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। देखो अब यहां पर क्या है, अगर ये कुछ भी कितने भी वोल्ट की बैटरी है, मैं मान रहा हूं 20 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, तो इस केस में क्या है,
ये एक रजिस्टर R1 पूरा डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड है क्या? तो नहीं है। ये R1 डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड नहीं है। R1 को बैटरी से एक हिस्सा कनेक्ट है पॉजिटिव वाला, मगर नेगेटिव वाला R2 और R3 से होते हुए कनेक्ट है। सेम अगर इनको भी आप ऑब्जर्व करोगे तो R2 डायरेक्टली बैटरी से कनेक्ट नहीं है, ये पॉजिटिव वाला R1 से होते हुए जा रहा है और नेगेटिव वाला R3 से होते हुए जा रहा है। ओके, R3 के बारे में हम देखेंगे तो पॉजिटिव वाला R1 R2 से होते हुए जा रहा है, नेगेटिव वाला डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड है। ओके, अगर इन्हीं तीनों को हम देखते हैं R1 R2 और R3 को, ठीक है, तो यहां पर R1 डायरेक्टली बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्मिनल से कनेक्ट है। सेम फॉर द R2 एंड सेम फॉर R3, ये तीनों बैटरी के पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल से डायरेक्टली कनेक्टेड है। ऐसे कनेक्शन को कहा जाता है पैरेलल कनेक्शन और ऐसे कनेक्शन को कहा जाता है सीरीज कनेक्शन। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो आगे की बातें भी आराम से समझ में आ जाएगी। चलो भाई, अभी समझना बात को। क्या समझेंगे? देखो, अगर यहां से आई करंट जा रहा है, करंट कब चेंज होता है? पहली चीज सर्किट के अंदर करंट तब चेंज होता है जब करंट के पास होने के लिए एक से ज्यादा रास्ते होते हैं। मान लो यहां से करंट आया, आई, अब करंट के पास कितने रास्ते हैं? 1, 2 और 3, 3 पाथ हो गए। आप इसको एक पानी का फ्लो समझो, यहां से पानी निकल रहा है, 3 रास्ते हैं। क्या तीनों रास्ते में पानी जाएगा? तो उम्मीद तो पूरी है। अगर कहीं कुछ जाम होगा तो वहां नहीं जाएगा, बाकी तो पानी तीनों तरफ जाएगा। ठीक है, तो तीनों तरफ बराबर जाएगा या कम ज्यादा जाएगा, या तो वो कुछ भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि पानी को पाथ कैसा मिल रहा है। अगर स्मूथ पाथ है तो ज्यादा जाएगा, रफ पाथ है तो वहां से पानी कम पास होगा। ऐसा ही करंट के लिए रेजिस्टेंस काम कर रहा है। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम पास होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट आसानी से अच्छे से पास हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये यहां से 3 वे निकल गए तो करंट के 3 डिवीजन हो गए, I1, I2 एंड I3। ठीक है, और वापस ये I1, I2, I3 मिलकर वापस क्या फॉर्म कर लेंगे? I। जितना करंट यहां से निकला टोटल वापस इतना आ गया, यही टोटल बटा था इनमें और यही टोटल वापस आके जुड़ गया, तो फिर से I करंट। कहने का मतलब क्या हो गया? कहने का मतलब ये होगा बैटरी से जितना करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा उतना का उतना नेगेटिव टर्मिनल में आना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर नहीं आ रहा है तो मतलब हमने क्वेश्चन में गलती कर दी और हमें जरूरत है कि हम उसे चेक कर लें। यहां पर देखते हैं, आई करंट निकला है तो आई करंट वापस आएगा। क्या इसके पास और जाने के कुछ रास्ते हैं? क्या टूटने के कुछ रास्ते नहीं है? बातें क्लियर हो गई। एक ही रास्ता है, यहां पर भी आई रहेगा, यहां पर भी आई रहेगा, यहां पर भी आई रहेगा, यहां पर भी आई रहेगा। क्लियर हो गई ये बात? ओके, वोल्टेज की बात करें, R1 डायरेक्टली कनेक्टेड है V वोल्ट की बैटरी से, तो इसमें R1 को कितना वोल्ट मिल रहा है? V। R2 डायरेक्टली कनेक्टेड है V से, R2 को भी वोल्टेज कितना मिल रहा है? V। R3 भी डायरेक्टली कनेक्टेड है बैटरी से, इसलिए इसको भी वोल्टेज कितना मिल गया भाई? V वोल्टेज मिल गया। वहीं पर यहां पर देखो, R1 क्या डायरेक्टली कनेक्टेड है बैटरी से? नहीं, ये तीनों मिलकर डायरेक्टली कनेक्टेड है, मतलब तीनों को टोटल वोल्टेज कितना गया? V। ये तीनों का टोटल है। जिस तरीके से यहां पर करंट का डिवीजन हुआ ना भाई, वहीं पर यहां पर वोल्टेज का डिवीजन हो गया। तो यहां पर मैं मान लेता हूं वोल्टेज V1, यहां पर वोल्टेज V2, यहां पर वोल्टेज V3। ये बातें क्लियर हो गई और ये कंसेप्ट दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि सीरीज के अंदर वोल्टेज टूटता और करंट सेम रहता है, वहीं पर पैरेलल के अंदर वोल्टेज सेम रहता है मगर करंट डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर अपन बात करते हैं आगे, नाउ व्हाट इज द रेजिस्टेंस V। यहां पर V क्या है? V टूट रहा है, तो टोटल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 कह सकते हैं हम, तो बिल्कुल कह सकते हैं भाई। ठीक है, तो अब V की जगह हम क्या लिखते हैं? IR लिखते हैं। ये टोटल रेजिस्टेंस काई में लगाए हमने, सीरीज में लगाए, तो मैं बात करूं कि टोटल ये रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो मैं नाम दे दूं इसको R इन सीरीज। ओके, इसलिए S से डिनोट कर रहा हूं। दिस विल बी V1 की जगह क्या लिखूं? V1 इस करंट कितना है इसके अंदर? I, और रेजिस्टेंस कितना है? R1। बात समझना ध्यान से, I करंट ही सब तरफ है, करंट इज I एंड रेजिस्टेंस इज R1, तो V1 की जगह I R1, सेम V2 की जगह I R2 एंड V3 की जगह I R3। अगर मैं I कॉमन निकाल लूं देन इट विल बी R1 प्लस R2 प्लस R3, इट इज I RS। अब I उधर जाएगा डिवाइड में, भी मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, फिर जाके कैंसिल करेगा I को, तो अभी यहीं से कर दो, क्या तकलीफ है? ज्यादा इसको भी दिक्कत क्यों दो और अपन भी क्यों लो? ओके, तो RS विल बी व्हाट?
आर एस विल बी R1 प्लस R2 प्लस R3। ये बात समझ में आ जानी चाहिए। कहने का मतलब हम यहां से हम डिक्लेरेशन क्या दे सकते हैं? डिक्लेरेशन ये दे सकते हैं कि जो टोटल नेट रेजिस्टेंस है इन द सीरीज कनेक्शन इट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो सभी रेजिस्टेंस को जोड़ने पर आएगा। वही वाला पुराना ही एग्जांपल लेके चलता हूं मैं कि मेरे पास बैटरी कितने वोल्ट की थी? 6 वोल्ट की थी, और करंट मुझे कितना चाहिए था? 2 एम्पियर का चाहिए था। रेजिस्टेंस कितना था मेरे पास? 1 ओम का था। अब मुझे कितना बनाना था? 2 एम्पियर का बनाने के लिए 3 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए था। तो मैं एक एक वाले को कैसे कनेक्ट करूं कि 3 बन जाए? तो आंसर है आप सीरीज में कनेक्ट कर दो तो सर 3 बन जाएगा। ठीक है, बढ़िया बात है। ओके, 1 प्लस 1 प्लस 1। सीरीज में क्या हो रहा है? नेट रेजिस्टेंस बनाने के लिए जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस है वो जुड़ते हैं। ओके, ये सीरीज के लिए आपका डेरिवेशन भी हो गया है और ये सीरीज का टॉपिक भी खत्म हो गया है। अब हम इसी को देख लेते हैं पैरेलल में। ठीक है, पैरेलल का डायग्राम आपके सामने है। देखो भाई, पैरेलल में क्या है, यहां पर क्या चीज ब्रेक हो रही है पहले तो ये समझिए। यहां पर वोल्टेज ब्रेक हो रहा था तो मैंने लिख दिया था V1 प्लस V1 V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यहां पर क्या ब्रेक हो रहा है? तो करंट ब्रेक हो रहा है। बात समझ में आने लग गई होगी आपको। ठीक है, तो I कैन बी रिटन एज I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, बाय द ओम्स फॉर्मूला वी नो दैट V इज इक्वल टू IR, देन I कुड बी V बाय R। ओके, तो I की जगह मुझे क्या लिखना चाहिए? I की जगह भाई मुझे लिखना चाहिए V बाय R, क्योंकि मैं अब बात कर रहा हूं इस पैरेलल सर्किट की वजह से रेजिस्टेंस कितना है। ओके, पैरेलल कनेक्शन की वजह से पूरे सर्किट में रेजिस्टेंस कितना है, तो हम इसको पैरेलल के लिए RP बोलेंगे। ओके, अब I1 करंट कहां है? R1 वाले रेजिस्टेंस में। R1 रेजिस्टेंस पर वोल्टेज कितना है बेटा? तो है V। ठीक है, तो I1 की जगह क्या लिखूं मैं? V बाय R1। सिमिलरली I2 की जगह क्या लिखूंगा? V बाय R2 एंड V बाय R3। ओके, V कॉमन निकल जाएगा और कैंसल हो जाएगा, देन व्हाट विल रिमेन? R1 बाय RP इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। बस इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं, बस आप ऐसा ही ध्यान रखोगे। सीरीज में क्या है? रेजिस्टेंस जुड़कर नेट रेजिस्टेंस बना देता है। ओके, सीरीज में क्या था? रेजिस्टेंस जुड़ के नेट रेजिस्टेंस बना देते हैं। यहां पर हम स्टेटमेंट क्या दे सकते हैं कि जो पैरेलल कनेक्शन की वजह से नेट रेजिस्टेंस है सर्किट का, ठीक है, उस नेट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल 1 के डिवाइड में है, इसलिए क्या कहेंगे? रेसिप्रोकल। नेट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल हर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के बराबर है। ये आपका स्टेटमेंट हो गया और ये दूसरा डेरिवेशन आपका खत्म हो गया। अब कोई एक क्वेश्चन लेके चलते हैं हम यहाँ पर और आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल को सॉल्व करके दिखाते हैं कि हमारा काम हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ठीक, सबसे पहले मैं सीरीज का एक न्यूमेरिकल बनाने वाला हूं। यहाँ पर आप ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ एक मैंने 5 ओम का रेजिस्टेंस दे दिया है, यहाँ मैंने एक 4 ओम का रेजिस्टेंस दे दिया है, कुछ बैटरी लगाई है मैंने 18 वोल्ट की। ओके, और या तो मैं पूछ लूं कि सर्किट के अंदर करंट कितना है, सिंपल साधारण तरीके से, या फिर ऐसा भी पूछा जाता है बच्चों कि यहाँ एक एमीटर बना दिया। ओके, और क्या बोल दिया? फाइंड द रीडिंग ऑफ एमीटर। तो कुछ अलग बात थोड़ी ना हो गई क्या? एमीटर के रीड करता है, करंट ही रीड करता है। बस क्वेश्चन को थोड़ा घुमाने के लिए, बच्चे को बेरू बनाने के लिए इन्होंने ये काम किया है। तो डरने की बात नहीं है, कुल मिला के पूछा करंट ही, चाहे वो एमीटर की रीडिंग पे पूछे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऐसा काम करने के लिए हमें क्या चाहिए कि पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, पूरे सर्किट का टोटल वोल्टेज कितना है, देन करंट आ जाएगा V इज इक्वल टू IR से। तो वी नो दैट, क्योंकि ये सीरीज में लगा हुआ है, नेट रेजिस्टेंस R विल बी सम ऑफ बोथ ऑफ देम, 5 प्लस 4 दैट विल बी 9 ओम। ओके, सिंपल। नाउ अगर मैं बात करूंगा कि अब करंट कितना आया, तो वी नो दैट अगेन V इज इक्वल टू I बाय R। आपने पढ़ा है, I इंटू R पढ़ा है। V की जगह कितना रख दो बच्चों? 18। I की जगह कितना रख दो? I तो फाइंड करना है। R कितना है? 9 ओम का रेजिस्टेंस है। ये मल्टीप्लाई में है, इधर चलेगा तो डिवाइड में आ जाएगा। I विल बी 2 एम्पियर। सिंपल सा क्वेश्चन लेके दिखा है, और इससे भी बहुत ही ज्यादा टफ क्वेश्चन हम करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में करेंगे। नहीं तो ये वीडियो में अगर मैं कंसेप्ट बनाना चाह रहा हूं तो बहुत लंबी हो जाएगी उस अकॉर्डिंग। एक पैरेलल का और सीरीज का कॉम्बिनेशन करके देख लेते हैं।
चलो मान लेते हैं कि ये है मेरा 5 ओम। ओके, यहां पर अब मैं 2 पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाने वाला हूं, आप समझना इस चीज को। और एक बैटरी लगा देते हैं, क्या फर्क पड़ जाए कौन सा टर्मिनल किधर है। ठीक है, बैटरी लगा देते हैं अपन 20 वोल्ट की। ठीक है, यहां पर भी अपन लगा देते हैं 10 ओम, यहां लगा देते हैं 12 ओम। चलो कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बात समझ में आनी चाहिए। अब सबसे पहले अगर मुझे पूछते हैं ये कि व्हाट इज द रीडिंग ऑफ एमीटर, या फिर इसके अंदर करंट क्या है, तो अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये 10 और 12 दोनों का में है, पैरेलल में है, और ये जो पैरेलल में जो भी रेजिस्टेंस निकल के आएगा उसके साथ ये वाला पार्ट सीरीज में है, तो उसके साथ में इसको जोड़ दूंगा। ठीक है, समझो। पैरेलल में रेजिस्टेंस निकालने के लिए, चलो पहले ऊपर वाला इरेज कर लेते हैं अपन। पैरेलल में रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें आखिर करना क्या होता है, तो ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, इनके रेसिप्रोकल का सम होता है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट कितना आ जाएगा पैरेलल वाला, तो 1/RP विल बी 1/12 प्लस 1/10। अभी 12 और 10 का एलसीएम कौन है, तो पता लगा लेते हैं। 12 और 10 की टेबल में कौन आता है, तो 60 आता है। ठीक है, 12 की टेबल में 60 कितनी बार में, 5 बार में। 10 की टेबल में 6 बार में। 1/RP, तो RP इज व्हाट, RP इज 60/11। ये बात आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। अब अगर मैं बात करूं टोटल रेजिस्टेंस, तो ये पैरेलल वाला रेजिस्टेंस जो कि 60/11 मैंने निकाला है, उसके साथ ये वाला जुड़ जाएगा। ठीक है, तो 60/11 प्लस 5 ओम, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल आप लोग देख सकते हैं 60 प्लस 55, इट विल बी 115 डिवाइडेड बाय 11। इतना ओके। अब क्या करना है, हमें मत पता है, वी नो दैट अगर करंट निकालना है तो V इज इक्वल टू आई आर। आप सिर्फ इतना याद रखो, बाकी तो ट्रांसपोज हो जाए। I इज इक्वल टू वी बाई आर, R इज इक्वल टू वी बाई आई, इतना सब याद मत रखो, एक स्टेप बढ़ा नहीं है। V इज इक्वल टू आई आर अपना नारा फिक्स है। ठीक है, I निकालना है तो R नीचे भेज दो। V कितना हो गया, तो 20। R कितना था बेटे, तो R था 115/11। अभी ये नीचे वाला है ना, पलटी मार के ऊपर जाता है, तो I विल बी 20 इंटू 11/115। 20 का 11 से कर दो 220/115, और ये आपका फाइनल आंसर। काट सको तो काट लो, और नहीं कटे तो रहने दो, नहीं कट रहा लिख के आ जाना। ठीक है, उम्मीद करता हूं इतनी बात समझ में आई होगी। अब मैं आपको सिखाने वाला हूं कि पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, 9th क्लास से आप लोग पावर के बारे में पढ़ते आए हैं, पावर क्या होता है। वो जो 9th में आपने पावर पढ़ा था, कहां पढ़ा था, वर्क एंड एनर्जी वाले चैप्टर के अंदर पावर पढ़ा था, याद आ गया होगा पावर क्या होता है। ठीक है, मगर अगर ये नहीं याद आया हो कि पावर होता क्या है, तो मैं वापस बता देता हूं आपको। 9th क्लास में हमने बोला था कि जो पावर है दैट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, यही ऐसा ही कुछ था, थोड़ा थोड़ा क्लिक हो रहा होगा। पावर को अगर मैं डिनोट करूं P से, और वर्क को डिनोट करूं भाई W से, और रेट, अभी रेट का चक्कर ये है कि कितनी देर में वर्क हो रहा है, कितनी देर में हो रहा है। यहां मैं पावर को ज्यादा डिटेल में नहीं समझाने वाला, बस इसी फॉर्मूले से आ रहे हैं अपन। ठीक है, रेट का मतलब टाइम का डिवाइड कर दो, तो एक फॉर्मूला तो आ गया मेरे पास पावर का, W/T। ठीक है, अब पावर को मैं इलेक्ट्रिक एनर्जी की टर्म्स में भी लिख सकता हूं, E/T, ये भी फॉर्मूला था मेरा। चलो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पावर की भैया SI यूनिट क्या है, तो SI यूनिट जेम्स वॉट नाम का आदमी था, उसने पावर को इन्वेंट करा था, इसीलिए उसके ओनर में SI यूनिट होती है वॉट, डिनोट करी जाती है कैपिटल W से। और अगर उसके ऑनर में नहीं करते तो वर्क को हम जूल में नापते हैं, और पर सेकंड, ये भी पावर की SI यूनिट होती है। चलो ठीक है, अब यहां से मेरे पास तो वर्क और एनर्जी तो निकल ही नहीं रही है, मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में तो बात हो रही है वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस की टर्म में। तो इनको पता करते हुए मैं पावर कैसे निकालूंगा, तो मैं पावर ऐसे निकालूंगा। पहली चीज, एक फॉर्मूला मेरा है कि V इज इक्वल टू W/Q, वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये आपने पढ़ा होगा, बहुत बढ़िया बात है। तो यहां से अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा तो W इज इक्वल टू V इंटू Q लिख सकता हूं। चलो बहुत बढ़िया। एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, I इज इक्वल टू Q/T। इन दोनों का कहीं ना कहीं यूज कर रहा हूं मैं। इस फॉर्मूले को जरा देखना ध्यान से, P एज इट इज, W की जगह V इंटू Q लिख देते हैं, T को एज इट इज रहने देते हैं।
अभी देखो ये Q बाय टी हल्का हल्का कुछ खुशबू आ रही होगी आपको। P इज इक्वल टू V इंटू आई। मेन फॉर्मूला निकल के आ गया, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। अब अगर भाई रेजिस्टेंस दिया है और करंट दिया है, वोल्टेज नहीं दिया है, तो कुछ नहीं, V की जगह क्या लिख सकते हो आप, IR। एक और अगला फॉर्मूला क्या होने वाला है हमारा, अगर V हटा दूं तो V की जगह मैं IR लिखूंगा, और एक आई ऑलरेडी तो I स्क्वायर R। चलो, दोनों ही टर्म्स में करंट है मेरे पास। अगर करंट ही नहीं दिया है तो बस यहां से करंट को रिप्लेस करो। करंट की जगह अपन क्या लिखते हैं, अभी बताया था ना मैं, कहीं ओम्स लॉ लिखा था ना, गया हो तो चलो। तो I की जगह मैं लिख सकता हूं V बाय R, तो V इंटू V स्क्वायर, और नीचे एक R आ जाएगा। तो ये पावर के कुछ फॉर्मूले निकल के आ गए। आपको याद कितने रखने हैं भाई, तो याद रखना है सिर्फ एक, बाकी ये तो डिराइव हो रहे हैं एक एक सेकंड में, इनमें क्या टाइम लग रहा है, ठीक है, जो दिया उस हिसाब से हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको पावर तक की बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब पावर की एसआई यूनिट क्या है, वॉट है, ये भी बात ध्यान रखना हमें। मगर हम जब घरों के अंदर ऐसी कुछ चीजें, ऐसे कुछ अप्लायंसेस यूज करते हैं, लाइक मोटर है, पंप है, तो वहां पर अपन देखते हैं कितने पावर की है, तो 1 HP 2 HP इस तरीके से कुछ पावर लिखी होती है। अभी ये HP या BHP भी सुना होगा आपने, ठीक है, 1 BHP 2 BHP। तो अब ये असल में होता क्या है, पहले इसका ज्ञान ले लेते हैं अपन, फिर बाद में आगे बात करते हैं। तो ये HP और BHP भी क्या बताती है, पावर ही बताती है, मगर मतलब क्या होता है, BHP वर्ड है ब्रेक हॉर्स पावर, और HP का मतलब है हॉर्स पावर। ज्यादा कुछ भी डिफरेंस नहीं है इनमें, वही यूं समझ लो कि BHP का शॉर्ट फॉर्म हो गया फिर से HP। अभी क्या हुआ, जब शुरू शुरू में कोई गाड़ी बनी, कार इन्वेंट हुई, तो कार इन्वेंट होने के बाद ये देखा गया कि वो कार काम कितना कर पा रही है। ऐसा मान के चलो कि पहले मैं 2 घोड़ों के ऊपर कुछ सामान लेके जाता था, कितना भी 2 कुंटल 4 कुंटल 10 कुंटल, क्या अब वो कार को मैं उन घोड़ों से कंपेयर करूं, ठीक है, अब 2 घोड़े पर जितना सामान लेके जा रहा था उतना वो नई वाली जो हमने कार इन्वेंट करी उस पर भी जा रहा है। तो अब कार कितनी शक्तिशाली है, तो उसकी पावर बताने के लिए उन्होंने बोल दिया 2 HP, 2 हॉर्स पावर, 2 हॉर्स के बराबर इसकी पावर है, इसलिए 2 हॉर्स पावर हो जाए, ठीक है। अब फिर बाद में धीरे धीरे उन्होंने कन्वर्ट किया कि 1 हॉर्स पावर कितना है, तो 1 हॉर्स पावर जब ऐसा यूनिट में कन्वर्ट किया, डेट वो 746 वॉट। ये बात ध्यान रखनी, बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। अगर HP के अंदर हमें न्यूमेरिकल के अंदर वैल्यू दिए गया पावर को, तो हम ऐसा यूनिट कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब 746 वॉट के अंदर हमें आना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब चलो फटाफट से इस क्वेश्चन को खत्म करने की तरफ बात करते हैं। एक टॉपिक और बीच में स्किप हुआ है, और वो टॉपिक क्या था, तो टॉपिक ये था भाई, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर आखिर कनेक्शन कौन सा होता। तो आप 1 सेकंड में कह दोगे कि पैरेलल कनेक्शन होता है, ठीक है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, भाई ये क्या चीज है, तो आधे लोगों को तो मालूम ही नहीं है कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, और नहीं मालूम है तो इसीलिए तो मैं यहां हूं, ठीक है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। अभी हमारे घरों के अंदर जो ये पंखे, लाइटें, ठीक है, ट्यूबलाइट्स, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सब कुछ चल रहे हैं, ये सब डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है। इनको पावर देने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, और जो हम कनेक्शन का यूज करते हैं उसी कनेक्शन को डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट कहा जाता है। तो यहां पर हम चीजों को पैरेलल में यूज करते हैं। अभी आपने बच्चों देखा है कि पैरेलल कनेक्शन और सीरीज कनेक्शन क्या होता है, ठीक है। कहने का मतलब जैसे कि एक कुछ पावर सप्लाई से मेरे पास लाइन आ रही है, आप इसको बैटरी ना मानते हुए अभी पावर सप्लाई समझ लो कि एक ये प्लस वाला वायर आया, एक ये माइनस वाला वायर, 2 वायर आ गए, मीटर से निकाल दिया मैंने, ये मेरा मीटर है भाई, मीटर। अब यहां पर मैं जितने भी कनेक्शन करूंगा, इधर पहले एक लाइट जला दी मैंने, इसके साथ मैंने यहां एक टीवी लगा दी, इसके साथ आगे मैंने एक फैन लगा दिया, ठीक है। जितने भी कनेक्शन करूंगा भाई सारे पैरेलल में करूंगा। और ये पैरेलल में ही क्यों कर रहा हूं, सीरीज में क्यों नहीं कर रहा हूं, क्या फायदा है पैरेलल का, क्या नुकसान है सीरीज का, उसके ऊपर बात करते हैं। तो पैरेलल के फायदे जो हैं वही सीरीज के नुकसान है, या फिर यूं कहूं कि सीरीज के जो जो नुकसान है वो पैरेलल के फायदे हैं। चलो ज्यादा बड़ी बात नहीं करते हुए, अगर आप ये समझो कि ये 2 लाइन है, एक प्लस की लाइन है और एक माइनस की लाइन है, यहां पर मैंने लगाई है
एक लैंप लगा दिया और यहां लगा दिया मैंने एक टीवी लगा दिया। ये मेरा टीवी हो गया है और ये मेरा लैंप हो गया है भाई। ठीक है, ये कौन सा कनेक्शन करा हुआ मेरा, 1 सेकंड के अंदर क्लिक हो गया, ये सीरीज कनेक्शन करा हुआ है। ओके, और इधर ऐसे ही दो डिवाइसेस को, ये प्लस वायर हो गया, ये माइनस वायर हो गया, इन दोनों को मैं पैरेलल में कनेक्ट करके दिखा देता हूं आपको। यहां आपका टीवी आ गया है, यहां आपका लैंप आ गया है। ठीक है, अब क्या फायदा है पैरेलल का और क्या नुकसान है पैरेलल का? अच्छा चलो, मुझे एक बात का जवाब दो आप यहां पर, अगर सीरीज के अंदर ये लैंप काम करना बंद हो गया, ठीक है, लैंप काम करना बंद हो गया तो क्या टीवी चलेगी क्या? देखो जरा क्या होता है इसके अंदर, प्लस से करंट निकलेगा, आगे गया ही नहीं। क्यों नहीं गया? क्योंकि यहां पर कनेक्शन टूट गया, ये काम करना बंद कर दिया। ठीक है, अब मैं सोचूं कि मैं टीवी चला लूं तो कहां से चला लूं, तो सर्किट यहीं ब्रेक हो गया। मगर यहां पर पैरेलल में अगर ये बल्ब काम करना बंद करता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, करंट के पास जाने के लिए रास्ता है, टीवी से होते हुए वापस नेगेटिव की तरफ आ पाएगा। ठीक है, इधर जाएगा ही नहीं जिधर कनेक्शन नहीं है। तो ये पैरेलल का फायदा और एक सीरीज का नुकसान हो गया। ठीक है, पहला क्या बता सकते हैं हम कि अगर एक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस काम करना बंद कर देता है तो दूसरा इस केस में रेगुलर काम करता रहता है और इसमें दूसरा भी स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अब चलो सब कुछ सही साठ है, लैंप भी सही है, ओके, टीवी भी सही है, सब बढ़िया है, चकाचक। अब मुझे नींद आ रही है और मुझे टीवी बंद करनी है और मैं चाहता हूं कि अंधेरे से डर ना लगे, इसलिए लाइट चालू करके रख दूं। क्या सीरीज के अंदर ये चीज पॉसिबल है? तो नहीं है। अगर मैं इसमें कहीं पर भी स्विच लगाऊं, चाहे मैं स्विच यहां लगाऊं, चाहे मैं स्विच यहां लगाऊं, कहीं पर भी स्विच लगा दूं, ठीक है, मैं सोचूं कि यहां से टीवी बंद कर देता हूं, स्विच यहां लगा देता हूं, तो क्या बताया था कि जब तक पूरा सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तब तक करंट को तो आगे बढ़ना ही नहीं है। तो सीरीज के अंदर अगर मैं एक को बंद करना चाहूंगा, एक स्विच बंद करूंगा तो पूरा का पूरा सर्किट बंद हो जाएगा। पैरेलल के अंदर क्या चीज है कि मैं यहां एक सेपरेट स्विच दे सकता हूं, यहां एक सेपरेट, अगर ये बंद कर दिया मैंने तो यहां से तो करंट जा रहा है, चालू है, ये बंद कर दिया तो यहां से चालू है। तो ये सीरीज का फायदा, सॉरी पैरेलल का फायदा हो गया कि इसमें सेपरेट स्विच आप दे सकते हैं। ठीक है, और कुछ फायदे हो सकते हैं क्या? यहां पर हम देखते हैं सीरीज के अंदर रेजिस्टेंसेस क्या होते हैं, जुड़ते हैं, तो हमारे पास जो वोल्टेज आ रहा वो तो फिक्स है 240 वोल्ट, इसमें तो कोई चेंज कर नहीं सकते। ठीक है, तो यहां पर जब ये रेजिस्टेंसेस बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से करंट कम मिलेगा। ठीक है, इतना ज्यादा करंट सप्लाई नहीं होगा। यहां पर रेजिस्टेंस क्योंकि हर बार कम होता जाता है, पैरेलल में हमने जब इनको डिराइव करके देखा तो रेजिस्टेंस जो था 12 था एक तरफ और एक तरफ कितना था 10 था, या फिर दोनों ही 10-10 रख के आप कैलकुलेट करके देखो, आपका रेजिस्टेंस ड्रॉप होकर 5 हो जाएगा। ठीक है, करके देखना, तो इसमें पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होता है इसलिए करंट हमारा हाई रहेगा। अगली चीज, यहां पर टोटल 240 वोल्ट है तो V1 इधर हो जाएगा, V2 इधर हो जाएगा, मतलब किसी भी अप्लायंस को पूरा 240 वोल्ट तो मिल ही नहीं रहा है, मगर यहां देख रहे हैं हम तो पूरा 240 वोल्ट इसको भी मिल रहा है, पूरा 240 वोल्ट इसको भी मिल रहा है। यही फायदे हैं हमारे पैरेलल में कनेक्शन करने के डोमेस्टिक सर्किट के अंदर। और अगर सीरीज के थ्रू जाते हैं हम तो ये नुकसान हमें झेलने पड़ सकते हैं। ठीक है, एक लास्ट टॉपिक है हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हैं, फिर अगले वीडियो में हम समझेंगे डीप में कि आखिर न्यूमेरिकल इस चैप्टर के करे कैसे जाए। और बच्चों जुड़े रहना इस चैनल के साथ, क्योंकि न्यूमेरिकल करने के लिए आपको ऐसे ऐसे तरीके और इतने टाइप के न्यूमेरिकल बताऊंगा मैं कि बोर्ड में ऐसा कोई न्यूमेरिकल हो ही नहीं सकता जो वहां पर आपसे नहीं हो। ठीक है, तो नाम है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये बात है कुछ ईयर 1841 की। जेम्स प्रेस्कॉट जूल नाम का एक साइंटिस्ट, जिसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ को ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व तो खैर 1 साल पहले ही कर दिया था, उन्होंने अपने पेपर में पब्लिश कर दिया था। उन्होंने बताया था कि अगर एक हाई रेजिस्टेंस वायर के साथ करंट को पास किया जाता है तो वो करंट हीट को प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इस लॉ को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं। ठीक है, अब उनके लॉ के अकॉर्डिंग ये जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वायर के अंदर, ठीक है, लॉ क्या है, हीट प्रोड्यूस इन द वायर, ये स्क्वायर ऑफ करंट, रेजिस्टेंस और जितने टाइम तक आप करंट को फ्लो करवा रहे हो, इन तीनों चीजें के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर इसको मैथमेटिकली मैं लिखना चाहूं
H proportional to I square, H proportional to R, H proportional to time, और तीनों को कंबाइन कर लू H proportional to I square RT। ओके, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के K कांस्टेंट लगा दूंगा, मगर यहां पर K की वैल्यू 1 होने की वजह से H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी हो गया। ओके, चलो यहां तक की बात समझ में आ गई। बस यही है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्टिव है, एसआई यूनिट क्या हो जाएगी भाई हीट की, तो हीट इज व्हाट, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। और एनर्जी वैसे ही डिस्कवर किसने करी है, जूल नहीं करी है। एनर्जी की एसआई यूनिट, वर्क की एसआई यूनिट, हीट की एसआई यूनिट, सभी की एसआई यूनिट क्या होनी है, जूल होनी है। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर कहीं पर कुछ पार्ट ऐसा थोड़ा बहुत लग रहा है कि वो समझ में नहीं आया, तो उसको पीछे करके थोड़ा सा रिवर्स करके देखो। मुझे पूरी अपेक्षा आपको जरूर समझ में आएगी। अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर करो, अपने साथ साथ अपने दोस्तों की भी मैथमेटिक्स और साइंस में मदद करने का आप प्रयास करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।